तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वेक्टर, ठीक है। तो पहले लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया था उसकी एक बार समरी ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार लास्ट क्लास में जो कुछ भी डिस्कस किया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होगी, उनको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। इधर वेक्टर क्वांटिटी के हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है, ठीक है। इससे आगे फिर हमने डिस्कस किया था कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे तो लिखते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखने का मतलब है उसका सिंबल क्या होगा, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब उसको ग्राफिकली किस तरह से शो किया जाएगा। जैसे हमने कहा था कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको लिखने का तरीका है कि ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे, ये हो गया ए वेक्टर। इसकी केवल मैग्नीट्यूड की अगर मुझे बात करनी है तो मैं दोनों तरफ डंडे खड़े कर दूंगा और बोलूंगा मोड ए। मोड ए का मतलब ए के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। ग्राफिकली अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को ड्रॉ करके बताना है तो हम एक एरो ड्रॉ कर देंगे, उस एरो की जो लेंथ होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एरो की जो लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी ए हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर कौन कौन से टाइप के हैं। फर्स्ट हमने लिया था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, मतलब दोनों वेक्टर्स के लिए दोनों चीजें सेम आ जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाए, डायरेक्शन भी सेम आ जाए, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। और जो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे उनको हम अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। फिर नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर की बात की, तो नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर का मतलब हुआ कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक वेक्टर ये लिया है और एक वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, लेंथ मैंने दोनों की इक्वल ली है, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैं रिलेशन लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर की कहानी है। तो मुझे किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर चाहिए तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दूंगा, वो उसका नेगेटिव अपोजिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब यूनिट होगा, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। सो अगर मैं ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तीन एक्सिस के लिए अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, एक्स, वाई और जेड, तो एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लिए होगा जे कैप और जेड के लिए होगा के कैप। ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर मतलब एक लाइन पर जितने भी वेक्टर, कोप्लेनर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो एक प्लेन में जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब हुआ एक लाइन पर जितने भी वेक्टर्स होंगे, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अब इस लाइन पर जितने भी वेक्टर्स बनेंगे, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स बनेंगे वो सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जीरो होगा इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन को डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको मैंने एक समराइज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बेटा इसमें कहीं कोई डाउट किसी पॉइंट पर है तो आप बता दीजिए, एक बार इनके स्लाइड्स में दिखा देता हूं, चेक कर लेना। स्केलर और वेक्टर की हमने बात की थी, क्या डेफिनेशंस हैं, फिर उसके बाद में हमने बात की थी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और फिर उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए बात की है कि कौन कौन से टाइप्स के वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो हम उसको यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। अब मुझे किसी भी वेक्टर बनाना है, जैसे मुझे ये
आवाज आ रही है अभी? क्लियर है वही सभी? अभी भी वॉइस नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी। हाँ, तो मैं एक बार यूनिट वेक्टर पर वापस से बात कर लेता हूं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब मुझे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। मुझे अगर ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैंने ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर आएगा। कभी भी मुझे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मुझे अगर बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, सी कैप आ जाएगा। 3 एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर डिसाइड कर दिए थे कि एक्स एक्सिस की तरफ चाहिए तो आई कैप होगा, वाई एक्सिस की तरफ चाहिए तो जे कैप होगा और जेड एक्सिस की तरफ चाहिए तो के कैप होगा। ये फिक्स है, मतलब एक तरह से सिंबल का काम करते हैं। अगर मैं कहीं पर भी जे कैप लिखूंगा तो अंडरस्टूड है कि मैं वाई डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। कहीं भी अगर आई कैप लिखा जाएगा तो अंडरस्टूड है कि एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही जेड एक्सिस के लिए के कैप लिखा जाएगा। ठीक है, कहानी यहां तक क्लियर है? ये हमारे लास्ट क्लास का डिस्कशन है बेटा, इसमें कहीं कोई डाउट और है तो बताओ। जैसे अभी यूनिट वेक्टर का मेंशन किया था वो चीज हमने डिस्कस कर ली है, और कोई डाउट है तो बोलो, आगे बढ़ जाएं। आगे की कहानी लेते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट खैर वो भी है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेसिक चीज है वेक्टर से रिलेटेड। यहां से वो कहानी स्टार्ट हो जाती है जहां से हमारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे चैप्टर के। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट ये है कि यार हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो यहां से वो मेन कहानी हमारी स्टार्ट हो जाती है। और पहली बात हम करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की। 2 वेक्टर्स के एडिशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में 2 से ज्यादा वेक्टर के एडिशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, फिर वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो पहले एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की अगर बात करें तो जैसे हमने कहा कि यार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करूंगा तो रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा। ये एक बेसिक रूल होता है एडिशन का। नंबर में नंबर को ऐड करोगे नंबर आएगा, मास में मास को ऐड करोगे मास आएगा, लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे लेंथ आएगा, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करोगे वेक्टर आएगा। तो ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ आर वेक्टर। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास में ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा, ऐड करके मुझे आर वेक्टर बनाना होगा। ठीक है, तो उसका एक बहुत बेसिक मेथड है, उस बेसिक मेथड से ही हमेशा वेक्टर एडिशन करना है। बेसिक मेथड ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट वेक्टर है उस फर्स्ट वेक्टर के हेड पर आप सेकंड वेक्टर के टेल को चिपका दो। मैंने ऐसे मान लिया रैंडमली कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक जनरल केस मैंने ले लिया। आप कोई सा भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। सो मैंने ए वेक्टर इधर लिया है और बी वेक्टर इधर लिया है। ठीक है, मेथड ये कहता है कि आपको फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है। तो मुझे ए के हेड पर बी का टेल रखना है। बी वेक्टर को एज इट इज उठा करके चिपका दिया। एज इट इज का मतलब हुआ ना तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होना चाहिए ना उसके डायरेक्शन में कोई चेंज होना चाहिए। मतलब बी वेक्टर अगर यहां कहीं रखा था तो मैं इसको एज इट इज उठा करके यहां पर चिपकाऊंगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब पैरेलल का पैरेलल ले जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में ए का टेल और बी का हेड ये फ्री होंगे। तो फिर मुझे फर्स्ट के टेल से और सेकंड के हेड तक चले जाना है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इस रूल को, इस मेथड को ए और बी की लैंग्वेज में याद मत रखना, फर्स्ट और सेकंड की लैंग्वेज में याद रखना। एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट का हेड लेना है, सेकंड का टेल लेना है। तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल रखा, फिर फर्स्ट के टेल से आप सेकंड के हेड तक सीधे चले जाओगे, रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा। इन सम केसेस देयर में बी सिचुएशन कि मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर रहा हूं। ठीक है, अब फर्स्ट वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर ये है, तो अब मैं बी के हेड पर, बी वेक्टर ये है तो अब मैंने बी वेक्टर लिया, तो मैंने बी के हेड पर और ए का टेल रख दिया। ठीक है, और फिर मैं बी के टेल से ए के हेड तक सीधा चला गया, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इसलिए ए और बी की लैंग्वेज में याद मत रखना, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर की लैंग्वेज में याद रखना। फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल रखना है, फिर फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक जाना है,
वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, सो यहां अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है और यहां अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अच्छा, बात ही बात में एक बात और समझ में आती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो रिजल्ट ये है और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किया तो रिजल्ट ये है। ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे या नहीं होंगे? मतलब अगर मैं चाहूं तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल पर कुछ इस तरह से फिट हो सकता है क्या? उठा करके अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां पर सेट करूं तो ये बी वेक्टर इधर हो जाएगा, ए वेक्टर इधर हो जाएगा और ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर से कोइंसाइड कर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं, रिजल्ट विल बी सेम। मतलब वेक्टर एडिशन में सीक्वेंस इंटरचेंज करने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सीक्वेंस आगे पीछे कर लो, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा यहीं से हमारे ये दो लो बनते हैं, ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो। इसमें ट्राइंगल बनकर के तैयार हो गया। जैसे यहां पर मैंने शो भी किया है कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर है जिनको मैं ऐड कर रहा हूं और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। सो सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो ये वेक्टर मुझे इधर लेकर के जाता है और ये वेक्टर भी मुझे इधर लेकर के जाता है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मुझे इधर लेकर के जाता है। तो जिन वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं वो तो मुझे सेम सीक्वेंस में मिल रहे हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट सीक्वेंस में मिल रहा है। मतलब ये दोनों तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ये मुझे क्लॉकवाइज घुमाता है। तो जिन वेक्टर को ऐड करूंगा वो एक सीक्वेंस में होंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट सीक्वेंस में होगा। वही बात शायद यहां देखने को मिल रही है, ये दोनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में, ये रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में। तो ट्राइंगल ये कहता है कि एक ट्राइंगल की दो साइड, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अगर किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो तीसरी साइड होगी वो अपोजिट सीक्वेंस में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात यहां भी एप्लीकेबल है, यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो कभी भी ट्राइंगल में हमको तीन वेक्टर अगर दिखाई दे तो देख लेना कौन से दो वेक्टर सेम सीक्वेंस में है, वो दोनों ऐड हो रहे होंगे। जो अपोजिट सीक्वेंस में होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। जैसे रैंडमली मैंने ये ड्रॉ कर दिया कि अरे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर सपोज ये है। अब इसमें देखूं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक सीक्वेंस में और ये अपोजिट सीक्वेंस है, तो ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट होगा। ट्राइंगल लॉ यही कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल represent two vectors in a sequence, then third side will represent the resultant vector in opposite sequence. थर्ड साइड अपोजिट सीक्वेंस में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और यहीं से पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है। ट्राइंगल को अगर मैं पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर आया, ट्राइंगल लॉ तो यही कह रहा है। इस ट्राइंगल से अगर मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया तो इस बी वेक्टर को मैं यहां पर भी शो कर सकता हूं। ना तो मैं डायरेक्शन में कोई चेंज कर रहा हूं, ना मैं मैग्नीट्यूड में कोई चेंज कर रहा हूं, तो मैं वेक्टर को यहां भी रिप्रेजेंट करता हूं। अब पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स हैं और दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनका एक मीटिंग पॉइंट होगा, उस मीटिंग पॉइंट से एक डायगोनल जा रहा होगा, वो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कीवर्ड्स क्या है किसी भी लॉ में बेटा? कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़ना है, कीवर्ड्स को समझना है, लॉ बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ट्राइंगल लॉ में सेम सीक्वेंस और अपोजिट सीक्वेंस, दो साइड सेम सीक्वेंस है, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो तीसरी साइड अपोजिट सीक्वेंस में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ में कीवर्ड्स क्या है? एडजेसेंट साइड्स, टू वेक्टर्स, मीटिंग पॉइंट, डायगोनल। If two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, then the diagonal passing through the meeting point of these vectors represent the resultant vector of these two vectors. तो दो साइड एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मीटिंग पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी में कोई भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। नमस्कार। कंफर्म कर दो बेटा एक बार।
अभी बताओ क्या पोजीशन है, वॉइस क्लियर है अभी वॉइस क्लियर है? ठीक है, बीच बीच में चेक करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करके हमने निकाला, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक छोटी सी चीज है, प्रीवियस स्लाइड पर जाकर के वो डिस्कस कर लेता हूं। ये जो हम रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में निकालते हैं, व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, क्यों निकाला? इस रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि या तो मैं दो वेक्टर शो करूंगा ए और बी, या फिर मैं इन दो वेक्टर्स की जगह एक ये वेक्टर शो करूंगा। इन बोथ कंडीशंस द रिजल्ट विल बी सेम। मतलब या तो मैं किसी केस में ये दो वेक्टर दिखाऊंगा, या फिर मैं इन दोनों की जगह एक वेक्टर दिखाऊंगा। तो जो रिजल्ट इन दोनों वेक्टर से मिलेगा, वही रिजल्ट एक सिंगल इस वेक्टर से मिल जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है आर वेक्टर का, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज ए और बी के बीच में एंगल थीटा। अब इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने ए और बी के बीच में एंगल थीटा बोला, अंदर न शो करके उसको मैंने बाहर शो किया। वेक्टर्स के बीच में एंगल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक कॉमन सेंस से समझेंगे। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, फिर मैं जाते जाते इस डायरेक्शन में टर्न ले लेता हूं। तो मैं अपने इनिशियल डायरेक्शन से कितने एंगल पर घूमा? इतने ही एंगल पर तो घूमा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना है, तो इतना एंगल है। इनिशियली मैं इस डायरेक्शन में जाना था, फिर मैं इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो मैं इनिशियल डायरेक्शन से इतने एंगल पर गया। अगर इनिशियली मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, फिर मैं घूम करके इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं अपने इनिशियल डायरेक्शन से इतने एंगल पर टर्न ले रहा हूं। ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल शो करने का तरीका। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मैं किसी जगह दो वेक्टर्स के बीच में एंगल शो करना चाहता हूं, तो मेक श्योर उस मीटिंग पॉइंट पर या तो दोनों के हेड हो या फिर दोनों के टेल होनी चाहिए। या तो दोनों के हेड हो या दोनों के टेल होनी चाहिए। नहीं है तो किसी एक वेक्टर को टेम्परेरी बेसिस पर आगे पीछे शिफ्ट करके दोनों के हेड या दोनों के टेल ला सकते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो एक का हेड है और यहाँ दूसरे का टेल है। सो अगर मैं इस वेक्टर को टेम्परेरी बेसिस पर आगे शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पर अब दोनों का टेल हो जाएगा, इसका और इसका, और ये इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। हो ऐसा भी सकता था कि मैं इस वेक्टर को एज इट इज लेकर के इस वेक्टर को मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेता, तो दोनों का हेड यहाँ पर आ जाता, तो ये एंगल थीटा हो जाता। एक ही तो बात है। ठीक है, तो बुक वाला तरीका ये कहता है कि साहब आप दोनों के हेड या दोनों के टेल ले आओ, और फिर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है उस एंगल को थीटा कह दो। मैं इसको एक सिंपल तरीके से ऐसे भी कह सकता हूँ कि यार वेक्टर इस डायरेक्शन में, फिर वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इतने एंगल से ही तो टर्न लिया। ऑन दैट बेसिस मैंने ए और बी के बीच में ये वाला एंगल थीटा शो कर दिया। मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यहां से मैंने इसको एक्सटेंड किया और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा कि ड्रॉ करने से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू cos थीटा आएगा। इट मींस बेस इक्वल्स टू b cos थीटा आएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास में b cos थीटा आ गई। इन द सेम वे अगर मैं इस परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू sin थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू b sin थीटा आ गया। तो ये वैल्यू मेरे पास में b sin थीटा हो गई। क्लियर है? अब ये b cos थीटा हो गया, ये b sin थीटा हो गया। अब ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं, ट्राइंगल PTS, तो उसमें ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर। तो PS स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। PT अगर मैं चेक करूंगा तो A प्लस B cos थीटा बनेगा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। ST अगर मैं देखता हूं तो B sin थीटा उसका स्क्वायर। A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर सोल्व करूंगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, प्लस में इसका आ गया B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, R स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। यहां तक की बात क्लियर? छोटा सा एक डेरिवेशन है। ठीक है,
हालांकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद रखना है, बट फिर भी हमें क्लियर रहे कि हमने मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन किस तरह से किया। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये बहुत काम आने वाली चीज है, आगे चैप्टर्स में बहुत काम आता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें, आर वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें, मतलब हम ये देखना चाहें कि ए वेक्टर से वो कितने एंगल पर है, ए वेक्टर से वो कितने एंगल पर है, सपोज 5 एंगल पर है, तो इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल से tan फाई क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई आ गया परपेंडिकुलर हो गया b sin थीटा अपॉन में बेस कितना आ गया a प्लस b cos थीटा, तो यहाँ से फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये डायरेक्शन के लिए काम आ जाएगा। यहाँ से हम ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले सेगमेंट में बताओ बेटा कहीं कोई डाउट हो तो, सारी चीजें क्लियर है या कहीं कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? वेरी गुड, चलें आगे। अब ये इसी से रिलेटेड है, जो हमने आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया उसी में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है कि भाई मैग्नीट्यूड तो हमारे पास में ही आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा, थीटा को 0 पुट करेंगे cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ये 1 होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। इसको अगर ऐसे लिख दे तो कोई बुरा मत मानना, आर का मतलब हो गया आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का, ए हो गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे मोड से भी शो कर सकता हूँ, सिंपल ऐसे भी शो कर देता हूँ। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे और मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दूंगा। ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि सेम डायरेक्शन के लिए a प्लस बी आता है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे थीटा 180, cos 180 की वैल्यू -1, -1 तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, a माइनस बी या b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर को रूट से कैंसिल करूंगा तो a माइनस बी या b माइनस ए हो जाएगा। अगर a ग्रेटर देन b है तो मैं a माइनस बी ले लूंगा, अगर b ग्रेटर देन a है तो मैं b माइनस ए ले लूंगा, और अगर a इक्वल्स टू b होगा तो ये 0 आ जाएगा। इन टोटल बात यह है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मुझे दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेना, सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड प्लस करने हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेना है। ठीक है, थर्ड केस है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 90, cos 90 की वैल्यू 0 ही, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 डिग्री पर ये रिजल्ट है, 180 डिग्री पर इनमें से कोई रिजल्ट है, और 90 डिग्री पर ये रिजल्ट है। ये जनरली हमारे यूज में आते हैं, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट केसेस में इनका डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली काम में ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि चीज क्या बनती है, वो चीज अगर समझ में आएगी तो क्वेश्चन में हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। कंडीशन ये है कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और बी का मैग्नीट्यूड x, सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड अगर x होगा तो 0 डिग्री पर रिजल्ट 2x लिख सकते हैं, ये तो यहीं से कंफर्म हो जाएगा। 0 डिग्री पर a प्लस बी है और b दोनों को अगर मैं x कर दूंगा तो 2x आ जाएगा 0 डिग्री पर। 90 डिग्री का भी यहां से कंफर्म हो जाएगा, 90 डिग्री पर a और b दोनों को x कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का अगर मैं रूट लूंगा तो x रूट 2 आ जाएगा। चलो जी, ये कहानी भी समझ में आ गई। 180 डिग्री का केस भी मेरे पास में लिखा है कि दोनों का डिफरेंस लेना है, 180 डिग्री अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो रिजल्ट 0। चलो जी, ये कहानी भी मुझे समझ में आ गई। तो 3 कहानियां तो मुझे यहां से देख करके पता लग रही है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री पर अपन चेक कर लेते हैं, मैं ओरली बात करता हूं, आप चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लेना बेटा। 60 डिग्री पर अगर मैं बात करूंगा तो थीटा को 60 कर दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a और b यहां 2 से ये चीज कैंसिल हो गई, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बनेगा, रूट लूंगा तो x रूट 3 आ गया 60 डिग्री पर। अब कहीं किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए कि यार दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन के दो फोर्सेस,
और 60 डिग्री के एंगल पर काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट डायरेक्ट लिख देना tan√3, मतलब जो भी हो उसके साथ में √3 लगा देना है, इसलिए मैंने ये रिजल्ट्स लिखे हैं। बट कंडीशन याद रखना, मैग्नीट्यूड इक्वल होने पर ही ये बातें बोलनी है। ऐसे 120 डिग्री पर बात करें, ए और बी दोनों को एक्स कर दे तो x², यहाँ पर 2x², cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो माइनस का यहाँ पर आ गया माइनस, ये x², माइनस का x² प्लस का x² और x², ये कैंसिल हो जाएगा, x² बच जाएगा, रूट निकालेंगे x आ जाएगा। सिंपल है, आप चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लेना। तो 0 डिग्री पर ये, 60 डिग्री पर ये, 90 डिग्री पर ये, 120 डिग्री पर ये, 180 डिग्री पर ये। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। ठीक है सर, बात यहां तक क्लियर हुई? कोई डाउट यहां तक है तो बोलो। इस वाले सेगमेंट में कोई डाउट है तो बताओ, मैसेज के थ्रू कंफर्म कर दो। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं जस्ट टू रिकॉल द थिंग्स, बाकी के फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। सिंपलेस्ट एग्जांपल से कहानी शुरू कर देते हैं। मैंने बोला कि ए का मैग्नीट्यूड 5 है, 3 है, बी का मैग्नीट्यूड सपोज 4 है, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फर्स्ट केस जब सेम डायरेक्शन हो, सेकंड केस जब अपोजिट डायरेक्शन हो, थर्ड केस जब 90 डिग्री की बात हो। तीनों केसेस में रिजल्ट्स बताने क्या क्या होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसे क्वेश्चन से बात को एंड करेंगे जो हमारा सॉल्व हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जीरो डिग्री पे बात करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड होंगे, सिंपल। 180 डिग्री पर डिफरेंस आएगा 1। 90 डिग्री पे बात करेंगे तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ कॉम्बिनेशन याद रख लें, 3 4 5 आता है, ठीक है, और 6 8 की बात करें तो 10 आता है, 5 और 12 की अगर बात करें तो 13 आता है। 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ये कॉम्बिनेशन चलते हैं। 7 1 5, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये रिजल्ट आ गया हमारा, है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर है? मतलब जितनी कहानी डिस्कस की है वो क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई जरूरत हो तो रिव्यू कर लेना बेटा, चीजों को देख लेना, समझ लेना, सारी चीजें समझ लेना, जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है A to Z चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे लेकर के ऊपर तक चलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे, ठीक है। फाइनल मुझे बताओ कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन आ जाए। क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।